हेलो एवरीवन। एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। और अगर इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हो तो कमर कस लो, क्योंकि रिटन एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए केवल 3 मंथ्स के अराउंड का समय है हमारे पास। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना कैसे कैसे एग्ज़ाम की डिटेल्स दी गई हैं। देखो, यहाँ पर बोला गया है क्या, यहाँ पर बोला गया है 2 तारीख को, 2 अगस्त को एप्लीकेशन बिगिन हुई है, स्टार्ट हुई है, और 23 अगस्त तक का इसका टाइम है फिल करने का। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा गया है, थोड़ा ब्रीफली हम ये काम करेंगे ताकि हम सारी डिटेल्स सिलेबस के बारे में, कैसे रिटेन तैयार करना है, कैसे स्किल टेस्ट तैयार करना है, शॉर्ट हैंड की प्रिपरेशन कैसे होगी, इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे होगी, रिटन की प्रिपरेशन कैसे होगी, कितनी नेगेटिव मार्किंग है, क्या सैलरी है, क्या डिटेल्स है, ये सब बातें हम आज करने वाले हैं इसके बारे में, है ना। एक एक छोटा से छोटा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्रॉपर नोटिफिकेशन जो एसएससी का आया है उसी को पढ़ रहा हूं मैं, थोड़ा ध्यान से सुनना, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, क्या क्या कैसे कैसे होगा। अब ध्यान से देखो, जो इसकी रिसीट लेने का, एप्लीकेशन फिल करने की रिसीट लेने का समय है ना, या फिर ऑनलाइन फीस पेमेंट करने का समय है, ये दोनों एक ही है। 23 तारीख को ही ये आखिर में एंड हो जाएगा। ठीक है, और देखो, तो ओवरऑल देखा जाए तो 2 तारीख को स्टार्टिंग है और अगस्त में ही आपका 23 तारीख को फिनिश हो जाएगी, एप्लीकेशन बंद हो जाएगी, उसके बाद कोई फिलिंग नहीं होगी। यहाँ पर मेन चीज़ आती है जो मैंने तुम्हें अभी कहा था, कि जो हमारा एग्ज़ाम है, सीबीई एग्ज़ाम जो है हमारा कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, ये अक्टूबर के एंड में पड़ेगा। ध्यान देना, अक्टूबर के स्टार्टिंग में नहीं है, क्योंकि अक्टूबर के स्टार्टिंग और मिड में एसएससी सीपीओ जा रहा है, और अक्टूबर के एंडिंग में या फिर नवंबर के स्टार्टिंग में आपका एसएससी स्टेनो का एग्ज़ाम होने वाला है। तो अभी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए, अगस्त रनिंग है, सितंबर अक्टूबर बीच में 2 मंथ्स हैं, और अगस्त थोड़ा सा बचा हुआ है। ठीक है, तो अक्टूबर में आपका एग्जाम है, 2.5 से 3 महीने आपके पास हैं प्रिपरेशन के। अब ये तो बात हुई एप्लीकेशन आने की, के फॉर्म के बारे में क्या क्या बेसिक डिटेल्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम सिलेबस की तरफ। थोड़ा सा ध्यान देखो, सिलेबस में सबसे पहले देखेंगे कौन कौन एज रिलैक्सेशन जिसका है। देखो, ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि जिसका एज रिलैक्सेशन है, एज रिलैक्सेशन कैसे काम करेगा, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पर दिया हुआ है एज लिमिट। ठीक है, नोटिफिकेशन पढ़ना जा करके डिटेल में बताएगा तुम्हें, ये 4th नंबर पे दिया हुआ है, पेज नंबर 5 पे। ठीक, एज लिमिट के बारे में क्या बताया है, अगर आप एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी को क्लियर कर पाते हैं, मतलब सी की मेरिट में आ पाते हैं रिटन में, तो उसकी जो एज है वो आती है आपकी 18 to 30 ईयर्स। दैट मीन्स 18 कम से कम होनी चाहिए और 30 मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक है, डिटेल्स क्या बताई है। अच्छा, 1 अगस्त को डेट काउंट होगी, 1 अगस्त के हिसाब से ये देखेंगे कि भाई कम है या ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लो। देखो, 1 अगस्त के बारे में इसने क्या बताया है, नेक्स्ट पेज पे बोल रहा है कि कैंडिडेट बोर्न नॉट बिफोर 2 अगस्त 1993, जो 18 से 30 की एज है ग्रेड सी वाली, इसमें कहा है कि 2 अगस्त 1993 से पहले कोई पर्सन पैदा ना हुआ हो। और यहाँ पर क्या गया है, एंड नॉट लेटर देन 1 अगस्त 2005, 1 अगस्त 2005 के बाद पैदा ना हुआ हो। ये बात बोली गई है ग्रेड सी के लिए। अब आती है ग्रेड डी की बात, दो है इसमें, ग्रेड डी वाली बात आती है। ग्रेड सी और ग्रेड डी क्या है, इनको हम थोड़ी देर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो ग्रेड डी है, इसकी जो एज है ये 18 से 27 है। ग्रेड सी वाले की 18 से 30, ग्रेड डी वाले की जो है 18 से 27 एज है। इसमें क्या बोला गया है, 1 अगस्त को ही ये भी काउंट होगी 18 to 30 वाले की। दैट मीन्स ग्रेड सी की भी एज यही इसी डेट पर काउंट होगी 1 अगस्त को ही, और ग्रेड डी वाले की भी इसी एज पर, इसी डेट पर काउंट होगी। अब देखो यहाँ क्या बोला है, कैंडिडेट शुड नॉट बोर्न बिफोर 2 अगस्त 2 अगस्त 1996, 1996 जो है, इसका 2 अगस्त से पहले, यानी कि 1 अगस्त 1996 को या इससे पहले पर्सन का बर्थ ना हुआ हो। एंड नॉट लेटर देन, अब इसने कहा है 1 अगस्त 2005 के बाद कोई पैदा ना हुआ हो, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा एज में, है ना, 18 पूरी नहीं होगी। ठीक, ये चीज़ एज के बारे में बोली गई है। अच्छा, बात कही गई है यहाँ पर अब एज रिलैक्सेशन की। एज रिलैक्सेशन के बारे में क्या बोला है, एज रिलैक्सेशन वही SC ST को 5 ईयर्स का है, हमेशा की तरह से। पिछले नोटिफिकेशन जो आया था लास्ट ईयर का, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। ओबीसी में 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, और जनरल जो आते हैं, ठीक है, अनरिजर्व जो कैटेगरी है, उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर आप एसएससी ग्रेड डी के लिए तैयारी कर रहे हैं, डी की जो एज थी वो 27 तक थी, तो 27 में 3 जोड़ देना, ये 30 साल हो जाएगी। और जो सी के लिए तैयारी कर रहा था, मान लीजिए ओबीसी है, तो वो क्या करे, वो 30 में 3 साल जोड़ दे, तो वो 33 साल तक अपना फॉर्म फिल कर सकता है, इसमें अटेम्प्ट कर सकता है।
ऐसे ही इसकी बात करें 5 साल वाले रिलैक्सेशन की, एससी वाले की, अगर मान लो डी ग्रेड वाला है, डी ग्रेड वाले की 27 एज है, अब 27 में 5 साल जोड़ दे डी ग्रेड वाले के लिए तो 5 साल बढ़ गए, ठीक है 32 हो गई। अब सी ग्रेड वाले की जो है ये क्या थी, ये 30 तक थी, अब 30 में 5 साल जोड़ दो, ये 35 साल तक अटेम्प्ट दे सकता है। तो ये है एज क्राइटेरिया। जनरल के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है एज में, ठीक है, कोई छूट नहीं दी गई है, ये बात ध्यान रखिएगा अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। खैर ये बेसिक सी चीज़ें थी, आगे और भी कैटेगरी है, फिजिकली हैंडीकैप्ड और अदर जो स्पेशलिटीज़ दी जाती हैं, ठीक है, एक्स सर्विसमैन वगैरह सबको दी जाती हैं, ये वो अलग है। खैर मेन चीज़ यही थी, ये 2-3 चीज़ें, जैसे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, इनको हमें ज़्यादा डिस्कस करना होता है। ये हुआ तुम्हारा एज रिलैक्सेशन, ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से। अब बढ़ते हैं आगे सिलेबस की तरफ, ठीक है। तो आपका एग्जाम कब है ये पता लग गया आपको, अब सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं। सिलेबस दिया गया है आपका पेज नंबर 17 पर, थोड़ा ध्यान देना। ये देखो 11 नंबर पॉइंट पर दिया गया है ये, ठीक। इसमें देखो रिटन एग्जाम के में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो लास्ट टाइम का सिलेबस था नोटिफिकेशन में बिल्कुल वही सिलेबस है। क्या दिया गया है ध्यान से देखो, 50 नंबर की आपकी रीजनिंग होगी, 50 क्वेश्चन आएंगे इसमें और 50 ही नंबर होंगे, दैट मीन्स एक क्वेश्चन 1 नंबर का, ठीक है। जीएस भी आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 ही इसके मार्क्स होंगे, और 100 नंबर की इंग्लिश आएगी हमेशा की तरह से, और 100 ही इसके मार्क्स होंगे। टाइम मिलेगा आपको इसको सोल्व करने के लिए 2 घंटे का, दैट मीन्स अगर आप एवरेज भी देखें तो इंग्लिश के लिए आप 1 आवर ले लो, आधा आधा घंटा आप रीजनिंग और जीएस के लिए ले लो, ठीक है। और जो 2 आवर प्लस 40 मिनट्स एक्स्ट्रा दी गई है, ये उनको दी गई है जो फिजिकली हैंडीकैप्ड या अदर कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ये जो 4 मेन कैटेगरीज हैं, इनके लिए यही है, 2 घंटे मिलेंगे और 200 क्वेश्चन होंगे और 200 ही नंबर होंगे, ठीक। सिलेबस जो होने वाला है इनका सबका, देखो इसमें मैं तुम्हें जो पढ़ाता हूँ, जो हमारी ऐप पर, जो करियर के अब आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, वहां पर जो हम कोर्स प्रोवाइड कराते हैं, मैं तुम्हें क्या पढ़ाता हूँ, मैं तुम्हें 2 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, एक तो पढ़ाऊंगा इंग्लिश और एक पढ़ाऊंगा शॉर्ट हैंड, जिसे आप स्टेनोग्राफी कहते हैं ना, शॉर्ट हैंड पढ़ाऊंगा तुम्हें। और स्टेनोग्राफी के नाम से जाना जाता है। स्टेनोग्राफर का पद लेने के लिए, आशुलिपिक का पद लेने के लिए, या असिस्टेंट या पीए का पद लेने के लिए जो लैंग्वेज सीखी जाती है उसे हम शॉर्ट हैंड कहते हैं। शॉर्ट हैंड एक कोडिंग लैंग्वेज है, तुम्हें बता देता हूँ ये कोडिंग लैंग्वेज क्या है, बट एक सेकंड रुको, अभी से जब हम स्किल टेस्ट के बारे में जिक्र करेंगे तब बताऊंगा। अभी रिटन के बारे में बता देता हूँ। मैं तुम्हें 2 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इंग्लिश और शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड भी किस में पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें इंग्लिश मीडियम में पढ़ाऊंगा, ठीक है, अगर तुम मुझसे ही ये चीज़ें सीखना चाहते हो तो। एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, शॉर्ट हैंड हिंदी की भी सीखनी होती है, उसके बारे में हम जब स्किल टेस्ट के बारे में बात करेंगे, सिलेबस में आगे ही लिखा हुआ है, उसके बारे में बताऊंगा, देखो ध्यान से। खैर आपने ये देख लिया, ये सिलेबस होगा। अब आगे बात आती है नेगेटिव मार्किंग की। नेगेटिव मार्किंग क्या है, नेगेटिव मार्किंग है देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग इक्वल टू 1/3। दैट सिंपली मीन्स अगर एक क्वेश्चन का 1 नंबर है तो 3 क्वेश्चन के 3 नंबर होंगे, ठीक है। इसी तरह से एक क्वेश्चन पे अगर आपका गलत हो जाता है तो एक क्वेश्चन के गलत होने पर आपका 1/3 नंबर कटेगा, दूसरे क्वेश्चन के गलत हो जाने पर भी आपका 1/3 नंबर कटेगा, तीसरे क्वेश्चन के गलत हो जाने पर भी आपका 1/3 नंबर कटेगा। अगर हम इन तीनों को जोड़े, 3 क्वेश्चन आपके गलत हो गए तो आपको पता लगेगा, ऊपर के 3 जोड़ दो 3 और नीचे के 3 का एलसीएम दे दो 3, तो ये क्या आ गया, 1 आ गया। दैट मीन्स 3 क्वेश्चन गलत करने पर आपका एक पूरा नंबर नेगेटिव में जाएगा, ये नेगेटिव मार्किंग कहलाएगी इसकी, ठीक है। और पॉजिटिव नंबर जो है एक क्वेश्चन का 1 है, नेगेटिव नंबर जो है एक क्वेश्चन का 1/3 नंबर है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि 3 क्वेश्चन जब गलत हो जाएंगे तो आपका 1 नंबर नेगेटिव में जाएगा पूरा, ठीक है। ये 1/3 की जो नेगेटिव मार्किंग दी गई है, ठीक है। पहले जो होता था इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग दी जाती थी, दैट मीन्स जब 4 क्वेश्चन गलत हो जाते थे तब 1 नंबर कटता था पूरा, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग दी गई है, ठीक। अब ये नेगेटिव मार्किंग भी हो जाती है। चलिए अब आगे देखते हैं इसमें क्या है। इसके बाद आता है आपका सिलेबस, ठीक है। सिलेबस में चूंकि मैं इंग्लिश और शॉर्ट हैंड पढ़ाता हूँ तो डिटेल में तुम्हें मैं इंग्लिश और शॉर्ट हैंड के बारे में ही बताऊंगा, ठीक है। और जीएस और आपका जो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, रीजनिंग वाला पोर्शन मैं नहीं बताऊंगा तुम्हें डिटेल में, ये आप अपने जीएस के और रीजनिंग वाले टीचर्स जो आपके हैं, जो आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, या आप उनसे बात करेंगे। मैं आपको इंग्लिश के बारे में बता रहा हूँ। देखो इंग्लिश के बारे में क्या दिया गया है, इंग्लिश के बारे में हमेशा की तरह सेम सिलेबस बोला गया है।
ठीक है, कुछ भी सिलेबस दे, जैसा मैंने तुम्हें बताया था कि क्या माइंड मैप रखना है इंग्लिश को प्रिपेयर करने से पहले, वही रखना है तुम्हें। देखो, इन एडिशन टू टेस्टिंग द कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए इंग्लिश की आपसे क्या पूछा जाएगा, इसकी वोकैबुलरी पूछी जाएगी, इसकी ग्रामर पूछी जाएगी, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर पूछा जाएगा, इसके एंटोनिम सिनोनिम पूछे जाएंगे और इसके करेक्ट यूजेस पूछे जाएंगे। ठीक है, बंदे की राइटिंग एबिलिटी कितना वो समझता है, कितना वो अच्छा लिख सकता है, ये सब ऑल्सो बी टेस्टेड, ये सब आपके टेस्ट किए जाएंगे। देखो, सिलेबस इंग्लिश का कुछ भी दे, हर एग्जाम में इंग्लिश का सिलेबस एक ही होता है, चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम आ जाए। ठीक है, प्रिपरेशन के लिए मैंने वीडियो तुम्हें दी हुई है और डिस्क्रिप्शन में मैंने तुम्हें लिंक भी दिया है, उस लिंक पर जाकर के देखो कि ग्रामर को कैसे तैयार करना है, वोकेबलरी को कैसे तैयार करना है। यहाँ पर हम केवल और केवल नोटिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, अब ये तो बात होती है आपकी रिटिन की, यहाँ तक आपका रिटिन कवर हो गया है। आपका एग्जाम में कितने घंटे का होगा, किस सब्जेक्ट के कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। अब बात आती है स्किल टेस्ट की। स्किल टेस्ट इसका जो है स्टेनोग्राफी का होता है। स्टेनोग्राफी के लिए आपको एक लैंग्वेज सीखनी पड़ती है जिसको हम कहते हैं शॉर्ट हैंड। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, इसको बहुत ध्यान से प्यार से समझना, क्योंकि अगर ये समझ गए तो फिर शॉर्ट हैंड के लिए अलग अलग जगह पर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान से देखना, कैंडिडेट्स हु आर शॉर्ट लिस्टेड इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जिन्हें कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में यानी कि आपके रिटन में जिनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, दैट मीन्स जो उसमें सेलेक्ट हो जाएंगे, जो मेरिट में आ जाएंगे, विल बी रिक्वायर्ड टू अपियर इन द स्किल टेस्ट। उनको क्या किया जाएगा, उनको बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए, स्टेनोग्राफी के स्किल टेस्ट के लिए। कैंडिडेट्स विल बी गिवन वन डिक्टेशन, कैंडिडेट्स को एक डिक्टेशन दी जाएगी। अब ये चीज ध्यान से सुनना, 18 नंबर पेज पे दिया हुआ है, नोटिफिकेशन में जाकर पढ़ना। कैंडिडेट्स को एक डिक्टेशन दी जाएगी फॉर 10 मिनट्स। अब देखो, यहाँ पर बोला है 10 मिनट की डिक्टेशन होगी। ठीक, हिंदी और इंग्लिश, ये आपको हिंदी में भी हो सकती है। देखो, शॉर्ट हैंड में फिर से बता रहा हूँ, इंग्लिश और हिंदी दो में सीखी जाएगी। आप चाहो तो हिंदी की शॉर्ट हैंड सीख लो, आप चाहो तो इंग्लिश की शॉर्ट हैंड सीख लो, दोनों की दोनों जरूरी है। ठीक, बात समझना। अब क्या कहा है, एट द स्पीड ऑफ 100 वर्ड्स पर मिनट। अब ये जो 10 मिनट्स की डिक्टेशन है, ये 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से दी जाएगी। WPM का है ना, वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से बोली जाएगी। और फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड सी, ग्रेड सी के लिए है, दैट मीन्स ग्रेड सी थोड़ा अपर है, इसकी सैलरी भी ज़्यादा है, इसके बारे में बताऊंगा सैलरी कितनी मिलेगी अभी। अब देखो, सी ग्रेड के लिए जो है, सी ग्रेड के लिए आपकी 10 मिनट और 100 वर्ड्स पर मिनट बोले जाएंगे। 1 मिनट में 100 शब्द बोले जा रहे हैं और 10 मिनट तक बोले जा रहे हैं, इसका मतलब आपको 1000 वर्ड की डिक्टेशन बोली जाएगी। 100 गुना 10 कर लो सीधा सीधा, 1000 वर्ड आपको 10 मिनट के अंदर बोल दिए जाएंगे। ये आपको लिखने हैं। लिखने किस में है, शॉर्ट हैंड में लिखना है, टाइप नहीं करना। बहुत से बच्चे यही अंतर नहीं कर पाते कि शॉर्ट हैंड क्या है और टाइपिंग क्या है, वो सोच बैठते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता। एग्जाम में जाके बैठ जाते हैं, बहुत से तो यही सोचते हैं कि टाइपिंग ही करनी होगी, उन्हें शॉर्ट हैंड का पता ही नहीं है क्या होती है। तो ध्यान रखना है, शॉर्ट हैंड एक अलग लैंग्वेज है, कोडिंग लैंग्वेज है। ठीक है, जो कोई भी जर्नलिस्ट, PA या असिस्टेंट वगैरह ये सब सीखते हैं, इनको जरूरी होती है। क्या कारण होता है इसका बताऊंगा। ठीक, अब अगर डी ग्रेड की बात करूं मैं, जो डी ग्रेड वाला फॉर्म है, ठीक है, दोनों के दोनों एक ही फॉर्म है ना, CD भर देना दोनों, या खाली D या खाली C भर देना, वो तुम्हारी मर्जी होगी, जब तुम फॉर्म फिल करोगे तुम्हारे सामने होगा। अब इसने क्या कहा, 100 वर्ड्स बोले जाएंगे, 100 वर्ड्स पर मिनट बोले जाएंगे ग्रेड C के लिए। अब 10 मिनट की ही डिक्टेशन इसके लिए होगी, 10 मिनट की ही इसके लिए होगी, 10 मिनट की ही C ग्रेड के लिए थी, 10 मिनट की ही D ग्रेड के लिए है। क्या कहा है यहाँ पर, 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से बोले जाएंगे D ग्रेड के लिए। अब यहाँ पर क्या बोला है इसने, 80 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से ये बोले जाएंगे। अब 80 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से इसने बोल दिए, तो टोटल डिक्टेशन कितनी होगी, 10 मिनट तक, हर मिनट तुम्हें 80 वर्ड बोले जा रहे हैं, तो 10 मिनट तक कितने वर्ड हो जाएंगे, 800 वर्ड हो जाएंगे। समझ में आई बात। तो अगर कोई भी बच्चा D ग्रेड वाली मेरिट में आ जाता है रिटन क्लियर करने के बाद, तब तो उसको बिठाया जाएगा, आपका क्या होगा इसमें 800 वर्ड पर 800 वर्ड पर मिनट नहीं, ये होगा आपका 800 वर्ड्स की डिक्टेशन बोली जाएगी 1 मिनट में 80 वर्ड के हिसाब से। ठीक है, तो जो बच्चा D ग्रेड के लिए क्लियर कर लेता है मेरिट को, उसके तो होंगे 800 वर्ड सामने उसके जो बोले जाएंगे। और जो बच्चा C ग्रेड के लिए क्लियर कर जाता है, ध्यान देना, जो बच्चा रिटन एग्जाम में C ग्रेड के लिए क्लियर कर जाता है, दैट मीन्स जिसके कोई हायर मार्क्स आ जाते हैं थोड़े से,
वो क्लियर कर जाता है तो ध्यान रखना उसका सी ग्रेड का भी टेस्ट होगा, उसका डी ग्रेड का भी टेस्ट होगा। दैट मीन्स उसको 100 वर्ड पर मिनट के हिसाब से वर्ड भी बोले जाएंगे, उसको 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से भी वर्ड बोले जाएंगे। उसको 2 बैच में अलग अलग में बिठाया जाएगा जो बच्चा सी ग्रेड के लिए भी क्लियर कर जाता है। अब ये सी और डी ग्रेड के लिए कैसे क्लियर करना होता है रिटेन, इस बात को समझो, थोड़ा सा ध्यान देना। इमेजिन करो 200 नंबर के पेपर है, 200 नंबर का पेपर है आपका। 200 नंबर में से एक बच्चा तो एक बच्चा तो ले आता है 125 मार्क्स और एक बच्चा ले आता है 135 मार्क्स। इमेजिन करना, बहुत बेसिक से एवरेज से मार्क्स मैंने दिए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम 125 135 ले आओगे। 160 170 से प्लस मार्क्स होने चाहिए तुम्हारे, मेहनत इतनी करना अपने रिटर्न में, ठीक है। अब सोचो 2 मेरिट लगेंगी तुम्हारी, एक तो ग्रेड सी की मेरिट लगेगी, एक ग्रेड डी की मेरिट लगेगी। 2 मेरिट वहां पर लग करके आएंगे जब भी जिस दिन भी रिटर्न का रिजल्ट आएगा, ठीक है, एक बार जो मेरिट लगेगी। अब इमेजिन करो मेरिट लग गई तुम्हारी सी ग्रेड की तो लग गई 130 पर, इमेजिन करना, और डी ग्रेड की लग गई 120 पर। डी ग्रेड की थोड़ी कम होगी, ये बात ध्यान रखना, थोड़ी नीची पोस्ट है, सैलरी भी इसमें कम होती है, ठीक है, क्योंकि इसकी जो है वर्ड की स्पीड है जो इसमें पूछी जाएगी शॉर्ट हैंड की वो भी कम पूछी जाएगी। अब ध्यान देना, अब जिसके नंबर आए हैं 135 तो उसका तो ये भी क्लियर हो गया, उसके तो 130 से ऊपर आ रहे हैं, दैट मीन्स उसको सी ग्रेड में भी बिठाया जाएगा, और 120 से तो उसके नंबर है ही ऊपर, तो उसको डी ग्रेड के स्किल टेस्ट में बिठाया जाएगा और सी ग्रेड के स्किल टेस्ट में भी। लेकिन एक बच्चा जिसके नंबर 125 आ रहे हैं, मेरिट लग रही है किस पे, 130 पे तो सी की और 120 पे डी की, तो वो 125 अगर नंबर है उसके तो उसे डी ग्रेड में बिठाया जाएगा क्योंकि उसके सी ग्रेड से मेरिट से कम नंबर है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 2 मेरिट लगेंगी रिटर्न के बाद, एक सी ग्रेड वाली एक डी ग्रेड वाली। तो अगर कोई बच्चा सी ग्रेड वाले जैसे मान लो 130 पे लगी है, इन नंबर से ऊपर मार्क्स ले आता है तो उसको तो दोनों के दोनों स्किल टेस्ट में बिठाया जाएगा, सी वाले में भी और डी वाले में भी। लेकिन अगर कोई बच्चा सी वाले से कम नंबर लेकर के आता है तो उसे केवल डी वाले में बिठाया जाएगा, ठीक है। इससे आपका पक्का हो जाएगा कि भाई आप जो है पेपर वाले दिन क्या करेंगे, आपको 100 वर्ड पर मिनट की डिक्टेशन लिखनी है या 80 वर्ड पर मिनट की डिक्टेशन लिखनी है, ठीक। अब शॉर्ट हैंड क्या होती है इस चीज को समझो। चूंकि मैं इंग्लिश की शॉर्ट हैंड पढ़ाता हूँ इसलिए तुम्हें इंग्लिश में लिख करके दिखाता हूँ। देखो जैसे मान लो यू आर द बेस्ट पर्सन, ये बात मैंने लिखी, यू आर द बेस्ट पर्सन दैट आई हैव एवर सीन। अब सोचो ये लाइन तुम्हें तुम्हारा ऑफिसर, तुम्हारा अधिकारी बोल रहा है, तुम्हें इसे शॉर्ट हैंड में लिखनी है क्योंकि तुम एक स्टेनोग्राफर हो। देखो ध्यान रखना, शॉर्ट हैंड एक लैंग्वेज होती है और इस लैंग्वेज को सीखने के बाद, पेपर को क्लियर करने के बाद जो पद मिलता है तुम्हें, उस पद को स्टेनोग्राफर कहते हैं। लैंग्वेज शॉर्ट हैंड है। अब इस शॉर्ट हैंड को कैसे लिखना है इस बात को समझो, ध्यान से देखना। यू आर द, इन तीनों को एक जगह लिखा जा सकता है, यू आर द ऐसे लिखा जाता है। बेस्ट को हम एक जगह पर लिख देंगे, बी और एस टी ऐसे लिखा जाएगा। बेस्ट पर्सन, पर्सन ये आ गया, दैट का सिंबल ये होता है और यहाँ पर आ जाएगा आई हैव और ये एवर और एस एन, ऐसे आपकी ये लाइन पूरी हो जाएगी। देखो ये है शॉर्ट हैंड जिसे हम कोडिंग लैंग्वेज कहते हैं। शॉर्ट हैंड का मतलब क्या है, आप अपनी राइटिंग में अपने हाथ को जितना ज्यादा शॉर्ट कर सके, इन कोड्स को ही हम शॉर्ट हैंड बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो शॉर्ट हैंड की लैंग्वेज है ये हिंदी में भी सिखाई जाती है और इंग्लिश में भी सिखाई जाती है। पेपर में आपको, आपके सामने कौन सी लैंग्वेज आएगी, हिंदी की शॉर्ट हैंड आएगी या इंग्लिश की शॉर्ट हैंड आएगी, इसके बारे में क्या जानना है, इसके बारे में यही जानना काफ़ी है कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको स्टेनोग्राफर के लिए या स्किल टेस्ट के लिए मीडियम पूछेगा कि आप शॉर्ट हैंड किस में देना चाहते हैं, हिंदी में या इंग्लिश में। इसकी और डिटेल समझो, थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक। अब ये देखो शॉर्ट हैंड की जो स्पीड होगी वो तो खैर अलग चीज़ होगी। यहाँ पर इसने एक नोटिफिकेशन दिया था, देखो मैं दिखाता हूँ तुम्हें, कहाँ गया, ये रहा। इस लाइन को थोड़ा ध्यान से देखना, ये तुम्हारे इस क्वेश्चन का आंसर है कि कई बार बच्चे पूछते हैं सर हिंदी की शॉर्ट हैंड सीखें या इंग्लिश की शॉर्ट हैंड सीखें। उसका आंसर इन 2 लाइन में है। देखो, कैंडिडेट्स हु ओप्ट टू टेक द स्टेनोग्राफी टेस्ट, कैंडिडेट्स जो स्टेनोग्राफी टेस्ट में बैठेंगे इन हिंदी, हिंदी वाली में, दैट मीन्स जो हिंदी की शॉर्ट हैंड जो सीखेंगे, हिंदी लैंग्वेज वाली शॉर्ट हैंड जो सीखेंगे, विल बी रिक्वायर्ड टू लर्न इंग्लिश स्टेनोग्राफी, उन्हें बाद में इंग्लिश की शॉर्ट हैंड भी सीखनी पड़ेगी।
एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है, उल्टा। दैट मीन्स जो इंग्लिश की शॉर्ट हैंड में सीख बैठेंगे रिटन टेस्ट में, उन्हें बाद में हिंदी की शॉर्ट हैंड भी सीखनी पड़ेगी। दैट मीन्स आपको दोनों ही लैंग्वेज की शॉर्ट हैंड आनी चाहिए। अच्छा, ऐसा है क्या कि सर हिंदी और इंग्लिश की दोनों शॉर्ट हैंड क्या हमें एक साथ ही सीखनी पड़ेगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हें कोई सी एक लैंग्वेज, कोई सी एक, या तो हिंदी वाली शॉर्ट हैंड या फिर इंग्लिश वाली शॉर्ट हैंड सीखनी है। और जब तुम रिटन क्लियर कर जाओगे, जब तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, ठीक है, तो उसके बाद में तुम्हें दूसरी वाली शॉर्ट हैंड सीखनी पड़ेगी जो तुमने नहीं सीखी है। देखो ये यहाँ पर लिखा भी हुआ है, आफ्टर देयर अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट के बाद ऐसा करना होगा, तुम्हें दूसरी वाली जो लैंग्वेज वाली शॉर्ट हैंड है वो सीखनी पड़ेगी। ये है इस बात का आंसर। अब बच्चे कई बार ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, सर हिंदी वाली शॉर्ट हैंड पहले सीखे फिर नौकरी के लिए, या फिर इंग्लिश वाली शॉर्ट हैंड नौकरी के लिए पहले सीखे। तो देखो सीधा सा आंसर है, जिस लैंग्वेज में तुम ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हो उस लैंग्वेज की शॉर्ट हैंड सीखो। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा जो रिटन का एग्जाम है वो तुमने हिंदी में दिया है, इंग्लिश में दिया है, कैसे दिया है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर देता हूँ कि जो तुम्हारा शॉर्ट हैंड का एग्जाम होगा वो तुम्हारी चॉइस वाली लैंग्वेज का होगा, या तो हिंदी का होगा या इंग्लिश का होगा। जो भी तुमने सीखा है उससे दूसरी, यानी कि वाइस वर्सा जो इसने वर्ड लिखा है, जो दूसरी लैंग्वेज होगी वो आपको नौकरी लगने के बाद में सीखनी है। अच्छा, कई बार बच्चे इस बात से परेशान हो जाते हैं, सर एक सीख लिया अब दूसरी क्या जरूरत है? तो देखो इसका आंसर इसने यहाँ पर दिया है, which their probation may not be cleared by appointing department और organization। ये आ गया, candidates have to work as हिंदी और इंग्लिश स्टेनोग्राफर। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, candidates have to work, कैंडिडेट्स को काम करना पड़ता है एज हिंदी और इंग्लिश स्टेनोग्राफर। मतलब उसे हिंदी स्टेनोग्राफर के रूप में भी काम करना पड़ सकता है, इंग्लिश स्टेनोग्राफर के रूप में भी काम करना पड़ सकता है, एज फॉर फंक्शनल रिक्वायरमेंट। जैसी वहां पर रिक्वायरमेंट है, आपके अधिकारी, आपके ऑफिसर आपको किस चीज में लेटर ड्राफ्ट करने को कह रहे हैं, इंग्लिश में कह रहे हैं, हिंदी में कह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको लेटर ड्राफ्ट करना है, जिसके लिए फटाफट सीखना होगा। ठीक है, ऑफ द यूजर ऑफिस इररेस्पेक्टिव ऑफ द मीडियम ऑफ स्किल टेस्ट ऑफ कैंडिडेट्स ड्यूरिंग द एग्जाम। खैर ये तो एक्स्ट्रा चीजें हो गई, मेन चीज मैंने तुम्हें बता दी कि जरूरत पड़ने पर आपके सामने, मान लीजिए आपका अधिकारी ऐसा है, आपका ऑफिसर ऐसा है जो किसी मंत्रालय में, किसी दूसरे मंत्रालय में हिंदी लैंग्वेज में एक लेटर ड्राफ्ट करवाना चाहता है, तो आपको हिंदी में डिक्टेशन बोलेगा। और अगर वो इंग्लिश में ड्राफ्ट कराना चाहता है तो आपको वो इंग्लिश में डिक्टेशन बोलेगा। आप उसे ये तो नहीं कह सकते कि सर मैं इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ या मैं हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ, आप प्लीज़ इस लैंग्वेज में बोल दीजिए। नहीं, एकदम से जो कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करवाने वाले अथॉरिटी उस पर क्वेश्चन खड़े हो जाएंगे। अधिकारी सिंपल ये कह देगा आपका ऑफिसर के आप हायर अथॉरिटीज़ के नीचे काम करते हैं तो असिस्टेंट होते हैं, पर्सनल असिस्टेंट होते हैं, आपको ये कह देगा आपका ऑफिसर के तुम्हें सेलेक्ट किसने किया, कहीं रिश्वत दे करके तो नहीं आए हो तुम यहाँ पर। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हो सकती है, इसीलिए आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों की शॉर्ट हैंड आनी चाहिए। बट हाँ, ये बात मैं क्लियर कह देता हूँ कि आसान होगा, ये बिल्कुल भी भारी नहीं होगा। जब एक बार माइंड क्लियर हो जाता है ना कि हाँ 50-60,000 का मेरा मंथली का इंतजाम तो हो ही चुका है, सारी चीज़ें सेलेक्ट में हो ही चुका हूँ, तो फिर आपको जब समय दिया जाएगा कि हाँ भाई 2-4 महीने में तुम कर लो आराम से अपनी दूसरी वाली शॉर्ट हैंड भी, चाहे हिंदी की चाहे इंग्लिश भी, तो आराम से बिना किसी टेंशन के आप सीख जाओगे। इस बारे में बेफिक्र रहना, ठीक है। मैं जो तुम्हें शॉर्ट हैंड पढ़ाता हूँ वो इंग्लिश की शॉर्ट हैंड पढ़ाता हूँ, ठीक है। वो हमारी ऐप पर, जो करियर कैब ऐप है प्ले स्टोर पर, वहां पर तुम्हें ये लैंग्वेज पढ़ाऊंगा, वहीं पर तुम्हें रिटन की इंग्लिश सिखाऊंगा। 2 सब्जेक्ट ही मैं पढ़ाता हूँ, एक तो इंग्लिश और एक शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड भी इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। मेरे थ्रू करना चाहोगे तो सारी डिटेल्स तुम्हें मिल जाएंगी, बेफिक्र रहो। बट सबसे पहले रिटन की बात है, क्योंकि 2.5 से 3 महीने ही है प्रिपरेशन के लिए। खैर ये तो थी आपकी सिलेबस की बातें कि आपको रिटन में क्या करना है और स्किल टेस्ट में क्या करना है। अब आपने शॉर्ट हैंड के बारे में सीख लिया, अब टाइपिंग के बारे में देखो। जो डी ग्रेड की जो आपकी टाइपिंग होगी, मतलब आपको 800 वर्ड बोल दिए गए हैं 10 मिनट में। इन 800 वर्ड को आपको, अगर इंग्लिश वाली डिक्टेशन बोली गई है आपको, तो 50 मिनट मिलेगी कंप्यूटर पे टाइप करने के लिए। ध्यान से सुनना इस बात को। और अगर हिंदी वाली डिक्टेशन आपको बोली गई है तो इन 800 वर्ड को टाइप करने के लिए आपको 65 मिनट मिलेंगे, यानी कि 1 घंटा 5 मिनट मिलेंगी। ये है किसके लिए? डी ग्रेड के लिए, ठीक है। अब आता है सी ग्रेड। सी ग्रेड का मतलब क्या होगा? आपको 10 मिनट में 1000 वर्ड बोले गए होंगे। ये डिटेल्स मैंने तुम्हें बताई दी है। अब अगर ये तुमने इंग्लिश वाली चूज की होगी तो तुम्हें उन 1000 वर्ड्स को टाइप करने के लिए 40 मिनट मिलेंगे, ठीक है। और अगर तुमने हिंदी में जो सी ग्रेड का टेस्ट दिया होगा, हिंदी की शॉर्ट हैंड में लिखा होगा, तो तुम्हें 55 मिनट मिलेंगे इन्हीं 1000 वर्ड को टाइप करने के लिए। बात समझ में आ गई? तो टाइपिंग यहाँ पर ज्यादा बड़ा मुद्दा नहीं है। टाइपिंग तो आप आराम से 2 से 3 महीने की तैयारी में कर सकते हो, बट शॉर्ट हैंड समय लेती है। अगर शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हो या इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो तो आपको अभी से प्रिपरेशन शुरू करनी पड़ेगी, ठीक है।
अब शॉर्ट हैंड का पेपर कैसे होगा, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। एक पर्सन आपके सामने खड़े होंगे, या फिर आपको एक आपके सामने एक सीडी या डीवीडी प्ले कर दी जाएगी, जो कि 10 मिनट तक लगातार उसमें कोई टीचर आपको डिक्टेशन बोलेंगे। ध्यान से देखना, जैसे मैंने आपको ये लिखा था, जैसे यू आर द बेस्ट पर्सन, है ना, यू आर द बेस्ट पर्सन, ये आपको इंग्लिश में बोली जा रही है या हिंदी में बोली जा रही है कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, ठीक है, कुछ भी। ये जो है पॉलिटिकल मैटर होगा सारा, लोकसभा राज्यसभा का, वो बता दूंगा कैसे तैयारी करनी है। नॉर्मल मैटर नहीं बोलेंगे तुम्हें, लोकसभा राज्यसभा का मैटर आता है, और वो अच्छा मैटर होता है, उसकी तैयारी थोड़े ध्यान से करनी पड़ती है, ठीक है। वो सारी चीजें बताई जाएंगी तुम्हें, कहाँ से कैसे तैयार करना है, ठीक। अब ये तो बोला जा रहा है तुम्हें डीवीडी में, तुम अपनी नोटबुक में कैसे नोट करोगे, तुम इसे ऐसे नोट करोगे, यू आर द बेस्ट पर्सन, है ना, ये इस तरीके से तुम इसको नोट करोगे। अब तुमने शॉर्ट हैंड में पूरे 800 वर्ड नोट कर लिए, इंग्लिश में नहीं नोट कर सकते तुम, कितना भी तेज हाथ कर लेना, 800 वर्ड पर मिनट के हिसाब से नहीं लिख सकते, सॉरी 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से नहीं लिख सकते, तो शॉर्ट हैंड ही सीखनी पड़ेगी और कोई दूसरी चॉइस नहीं है, ठीक। अब यहाँ पर जो ये लैंग्वेज तुमने लिखी है अपनी डायरी में, अब तुम्हें ले जा करके बिठा देंगे कंप्यूटर पे। अब कंप्यूटर पे बिठाने के बाद क्या होगा, वो कितने वर्ड की है, कैसे है, वो सब मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जब कंप्यूटर पे ले जा करके तुम्हें बिठाएंगे, तो वहां पर तुमसे क्या होगा, ये डिक्टेशन तुम्हारे सामने रखी हुई है, शॉर्ट हैंड में तुम्हारी खुद की लिखी हुई। अब इसे तुम इंग्लिश में टाइप करोगे, इंग्लिश में टाइप करने के लिए इन वर्ड्स को समझना आना चाहिए। ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में तुमने गड़बड़ कर दी, शॉर्ट हैंड लिख दी और तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहे वर्ड, तो गड़बड़ हो जाएगी, इसका मतलब प्रैक्टिस नहीं की तुमने अच्छे से, ठीक है। तो तुम जब इन चीजों को जानोगे, तो इनको पढ़ते पढ़ते तुम्हारे मन में आएगा कि ये यू लिखा हुआ है, ये आर लिखा हुआ है, ये द लिखा हुआ है, ये बेस्ट लिखा हुआ है, तो इसे पढ़ते पढ़ते मन में तुम हाथ अपने टाइपिंग के कीबोर्ड पे चलाओगे, ठीक है, तुम्हारा टाइपिंग कर दोगे। टाइम क्या है टाइपिंग का, वो तुम्हें बता ही दिया है, ठीक है। ये इसलिए होता है, शॉर्ट हैंड का टेस्ट इसीलिए लिया जाता है, क्योंकि आपका जो ऑफिसर है, अगर वो आपको 80 वर्ड पर मिनट की या 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड पर बोल रहा है, जैसे मैं अभी तुमसे जो बात कर रहा हूँ, ये 100 या 110 वर्ड पर मिनट की स्पीड पर बात कर रहा हूँ। अगर कोई बंदा इस स्पीड पर बोलने में कंफर्टेबल फील करता है, तो आप उसके अधिकारी, उस अधिकारी के असिस्टेंट होते हुए उसे ये थोड़े कहोगे कि सर मुझे तो थोड़ा सा धीरे लिखने की आदत है, आप प्लीज थोड़ा सा धीरे बोल लिए। आप अपने ऑफिसर को ऐसे थोड़ी कह सकते हैं। जो उसकी स्पीड होगी बोलने की, आपको उस स्पीड में नोट डाउन करना होगा अपनी डायरी में, और फिर जाकर के अपने कंप्यूटर में बैठ करके जो भी उन्होंने लिखने को कहा है, किसी मंत्रालय को लेटर भेजने को कहा है, वो आप भेजेंगे। अब वो हिंदी में बोले, इंग्लिश में बोले, 80 की स्पीड पे बोले, 100 की स्पीड पे बोले, कैसे भी करे, आपको अपने अधिकारी के साथ मेल भाव बना करके चलना है, इसीलिए आपको ये स्पीड डेवलप करनी है, ठीक है। आप एक स्टेनो, एक पीए बनने वाले हैं, हायर अथॉरिटी के साथ काम करेंगे, और आपको इंग्लिश भी अच्छी आनी चाहिए, क्योंकि आप बड़े अधिकारियों के साथ हमेशा रहेंगे। इसीलिए आपके रिटन एग्जाम में इंग्लिश की नॉलेज ज्यादा पूछी गई है, मैथ नहीं दिया गया इसमें, मैथ का काम नहीं है आपको, इसमें इंग्लिश ज्यादा दी गई है, इसीलिए दी गई है, कारण सिंपल है, ठीक है। अब बात आती है, इसमें वैकेंसीज कितनी है, 1200 प्लस के अराउंड आपको वैकेंसीज इस बार दी गई हैं, ठीक है। वही 25 से 30 मिनिस्ट्रीज होती हैं, 25 से 30 मंत्रालय, इन्हीं में सीजीएल की पोस्ट आती है, इन्हीं में स्टेनो की, इन्हीं में सीएचएसएल की, इन्हीं में एमटीएस वगैरह की, सारी पोस्ट इन्हीं मंत्रालयों में आती हैं, अलग अलग लेवल की होती हैं। इस बार ये तो अनाउंस किया गया है, अभी वैकेंसीज बढ़ती हैं, जब तक आपका फाइनल रिजल्ट आता है तब तक ये बढ़ती रहती हैं, तो 2000 प्लस 3000 प्लस आराम से चली जाएंगी, ये बात ध्यान रखना। दूसरी बात, सैलरी कितनी होगी, देखो, डी ग्रेड जो कि छोटा है, जिसमें 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगी गई है, और सी ग्रेड जो कि बड़ी जॉब मानी जाती है थोड़ी सी, है ना, उसमें जिसमें 1000 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगी गई है, 100 वर्ड पर मिनट की, तो 80 वाली में तो आपकी सैलरी बैठेगी लगभग 50,000 प्लस, 50,000 प्लस की सैलरी आपकी टोटल बैठेगी। 2400 का ग्रेड पे इसमें होता है, और जो सी ग्रेड है, इसका जो ग्रेड पे है वो 4200 का होता है, और इसकी जो सैलरी होगी वो आपकी क्या बैठने वाली है, अंदाजा लगाओ। 50,000 प्लस जब डी ग्रेड वाले की है, जिसमें 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगी है, उसमें 50,000 है, तो जिसमें 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगेगा, जिसमें टोटल 1000 वर्ड बोले जाएंगे आपको, उसमें आपकी सैलरी बैठेगी 60,000 प्लस के अराउंड, ठीक है, जो 4200 ग्रेड पे की है। अब आपके ऊपर है कि आप किस लेवल की मेहनत कर पाते हैं। कुछ बच्चे पहले से प्रिपेयर करते आ रहे हैं, उनको आसानी से रिटन क्लियर हो जाएगा, मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे, सी में भी आ जाएंगे। कुछ बच्चे डी में भी आ पाते हैं, लेकिन अगर तुम 1-2 साल लग करके तैयारी करोगे तो सी और डी दोनों को क्लियर कर पाओगे। शॉर्ट हैंड सीखना इतना बड़ा टास्क नहीं है। देखो एक चीज तुम्हें क्लियर बता देता हूँ, मैं खुद भी पढ़ाता हूँ इसलिए बताता हूँ। देखो इंग्लिश और शॉर्ट हैंड, ये दोनों मैं 2 लेवल पे पढ़ाता हूँ। एक तो प्री क्या बोले इसे, प्री तो एग्जाम होगा। एक तो मैं पढ़ाता हूँ बेसिक लेवल पे,
और एक पढ़ाता हूँ एडवांस लेवल पे, जिसमें वोकैबलरी वगैरह होती है, इसमें ग्रामर वगैरह हो जाती है। एक शॉर्ट हैंड भी ऐसे ही होगी, बेसिक लेवल पे और एडवांस लेवल पे। इनकी तैयारी कैसे होती है, मेरा जो मॉड्यूल है पढ़ाने का, तो मैं वो हल्का सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी सारी चीज़ें मैं इसके बारे में बता चुका हूँ। ठीक है, बेसिक में क्या होता है, 2 to 3 मंथ्स हमें इसके बेसिक प्रिपेयर करने में लगते हैं, जिसमें हम ग्रामेटिकल स्किल्स सीखते हैं, और उसके बाद जो वोकैबुलरी और प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट्स, ये जो हम कवर करते हैं, ये एडवांस बैच में करते हैं। ठीक, इसी तरह से बेसिक जो शॉर्ट हैंड का होगा, इसमें भी 2 से 3 महीने लगते हैं सीखने में। ठीक है, डेली के 2 से 3 घंटे काफ़ी होते हैं एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। और जो आपका एडवांस लेवल है, इसमें हम डिक्टेशंस की प्रैक्टिस करते हैं, डिक्टेशन की प्रैक्टिस करेंगे। जो बच्चा 80 पे कंफर्टेबल हो पाएगा उसकी 80 पे, जो बच्चा 100 पे कंफर्टेबल हो पाएगा उसकी 100 पे। ठीक है, ये डिक्टेशन पढ़ी जाएंगी, लोकसभा राज्यसभा का मैटर होता है उस पर हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये दोनों सदन के मैटर पे प्रैक्टिस की जाएगी, जो आपके सदन में स्पीचेस होती हैं उनके मैटर पे। ठीक है, और यही मैटर डायरेक्टली वहां पर एग्जाम में आपके सामने आएगा। आप ये कहोगे पढ़ने के बाद कि हाँ सर डिट्टो यही मैटर मिला जो आपने लिखवाया हुआ था हमें, है ना, सारा का सारा वही मिलेगा। 80 to 100 के अराउंड डिक्टेशन में तुम्हें कराता हूँ, और इसमें समय लगता है। तो क्या होता है, कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो एडवांस बैचेस, जैसे 100 के अराउंड सेट्स जो है, 100 के अराउंड डिक्टेशन जो भी अब एडवांस बैच में, कुछ तो बच्चे होते हैं जो 2 से 3 महीने में ही कवर कर जाएंगे, है ना। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें 1 साल लग जाएगा, है ना, तैयारी करने में एडवांस बैच की। बेसिक बैच तो सभी के लिए 2 से 3 महीने का होता है, चाहे शॉर्ट हैंड का हो चाहे इंग्लिश का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो खैर इन चीज़ों के लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड करना प्ले स्टोर से, और वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। फिलहाल अकॉर्डिंग टू मी मैं सारी चीज़ें लगभग कवर कर चुका हूँ। एक छोटी सी चीज़ रह गई है जो रिटन के बारे में मुझे तुम्हें बतानी थी। एक चीज़ मैं तुम्हें क्लियर कहता हूँ, इमेजिन करना कि जैसे लास्ट में तुम्हारी मेरिट जो लगती है स्टार्टिंग में सी ग्रेड की या कुछ भी, मान लो 135 पे लग जाती है पहले। जब शॉर्ट हैंड का स्किल टेस्ट होगा ना, तो ये मेरिट थोड़ी सी बढ़ जाएगी, जैसे 5 नंबर बढ़ गई, 7 नंबर बढ़ गई, तो ये लास्ट में जाकर के यहाँ पर जाकर के रुकेगी। लास्ट में जो मेरिट होती है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो अगर 135 नंबर तुम्हें चाहिए सी ग्रेड के लिए, इमेजिन करना, बेसिक सी चीज बता रहा हूँ, तो इसके लिए अगर तुम्हारे नंबर आ रहे हैं 138 आ गए मान लो, और फाइनल मेरिट है तुम्हारी 140 145 से ऊपर जाने वाली है, तो ये सेफ स्कोर नहीं होगा। सेफ स्कोर क्या है, 135 या सी ग्रेड या डी ग्रेड वाले को भी क्लियर करने के लिए सेफ स्कोर है 150 प्लस। दैट मीन्स अगर मैं 200 में से लगाऊं तो 75% प्लस का स्कोर आपको कवर करना होगा 200 नंबर में से। क्लियर कह रहा हूँ, शॉर्ट हैंड के कोई मार्क्स नहीं होते, शॉर्ट हैंड केवल क्वालिफाइंग है। लेकिन अगर इसके सारे वर्ड्स आप नहीं लिख पाए ठीक से, वो जो चेक करेंगे आपके डिक्टेशन जो आप कंप्यूटर पे टाइप करेंगे जा करके, अगर वो क्लियर नहीं है, अगर वो पूरे नहीं है, एरर्स का मौका मिलता है, 5% या 7% एरर्स माफ किए जाते हैं। इसकी डिटेल्स हम अलग वीडियो में बात करेंगे उसके बारे में। बट 75% का स्कोर जो है रिटन का, ये आपको नौकरी दिला सकता है अगर आप शॉर्ट हैंड क्वालिफाई कर जाते हैं। शॉर्ट हैंड क्वालिफाई नहीं की तो आपके मार्क्स चाहे 160 है चाहे 180 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। ये मेरिट की बात हो गई। तो अकॉर्डिंग टू मी डिक्टेशन जो आपका नोटिफिकेशन था ये आ चुका है, और इसकी सारी डिटेल्स मैंने बता दी हैं। आगे आपके ऊपर है कि आप कैसे इसे प्रिपेयर करेंगे। खैर आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो मिल रहे हैं, सारी चीज़ें मैं तुम्हें बता चुका हूँ।